कोने कोने से आए उपस्थित देश के मूल बाजू मालिक मूल बीज को इस बेड़का टापू पर हार्दिक जोहार, स्वागत। आपने समय निकाल करके यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया, इसके लिए आप सबका लाख लाख जोहार, आभार। साथियों, यहाँ पर एक ही बात हमारी मुख्य मांग उठ करके आई कि 80% जमीन बेड़का टापू की जो जमीन है वो आदिवासियों के नाम पर होनी चाहिए। लेकिन साथियों, हमको पता होना चाहिए कि जिस दिन से इस देश का नाम भारत नहीं पड़ा था, उस दिन से हम यहां रह रहे हैं। भारत नाम तो बाद में पड़ा है। जब देश का नाम ही भारत बाद में पड़ा है, तो देश के मूल बीज को जमीन मांगने की जरूरत कैसे पड़ने लग गई, ये सोचने का विषय है मेरे साथियों। यहां पर ये जो बेड़का टापू है, आज जहां पर साफ सफाई दिख रही है, ये ढोंग धतूरे लगा करके बैठे हुए लोग हैं। इनके बारे में हमको पता निकालना चाहिए कि यहाँ पर मानसिक भील की जो कदम है वो पहले पड़े हैं या ढोंग धतूरों के। ये ढोंग धतूरे वाले लोग हमारे यहाँ के नहीं है, हम सबको पता है। उसके बावजूद हम लोग डूंगर बरंडा को भूल गए, उसके बावजूद नरुआ ननमा को भूल गए, उसके बावजूद हम बांसिया चेपोटा को भूल गए। हमारे बाप दादाओं ने हमको अधिकार दिया है संवैधानिक लड़ाई लड़ने का, लेकिन अगर संवैधानिक लड़ाई नहीं मानते हैं तो हमारे डूंगर बरंडा के हथियारों को भी गोल टारगेट करके रखने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है। नरुआ ननमा के हथियारों को गोल टारगेट करके रखने की जरूरत है। बेड़का की जमीन अपने आप खाली मिलेगी। बांसिया चेपोटा के हथियारों को भी गोल घेरा बना करके रखने की जरूरत है। आज नरुआ नरमा के वंशज है, उन सबको समझने की जरूरत है कि नरुआ नरमा के हथियारों के वंशज कितने लोग हैं, उनको गोल घेरा बना करके रखो। बेड़का टापू अपने आप खाली मिलेगा मेरे साथ। ये हमारा कोई चैलेंज नहीं है, कोई दादागिरी नहीं है। ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है, हमारे पुरखों की जमीन है। संवैधानिक हक अधिकार हमारे बोल रहे हैं। रामकृपाल भगत बनाम बिहार का जो जजमेंट है 2011 का जजमेंट, वो आज भी बोल रहा है कि इस एरिया के अंदर, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 1 इंच भी जमीन न केंद्र सरकार की है, न राज्य सरकार की है, न ही किराएदारों की है, न ही किराएदारों की है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है। उसके बावजूद कलेक्टर सिविल एरिया का कानून हमारे ऊपर थोप रहा है। शेड्यूल एरिया का कानून बोलता है कि बिना कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के कोई भी जमीन इधर उधर नहीं हो सकती है। उसके बावजूद ये ढोंग धतूरे आ कहां से रहे हैं? आर्टिकल 19.6 का उल्लंघन करके आ रहे हैं। ये कलेक्टर को पोथी पन्ने उठा करके देख लेने की जरूरत है। और ऐसे कलेक्टर जो हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट बनकर के आज काम कर रहे हैं, उन पॉलिटिकल एजेंटों को समझने की जरूरत है मेरे साथियों। हमने मुगलों से भी कभी हार नहीं मानी थी, अंग्रेजों से कभी हार नहीं मानी थी, और जो चंद समय के लिए आए राजे रजवाड़े सामंतवादी सोच के लोग, उनसे भी कभी हार नहीं मानी थी। तो आज के समय में हमारी दो व्यवस्थाएं हमको गुलाम बना रही है, उसके खिलाफ हम जंग क्यों नहीं छेड़ रहे हैं? दो व्यवस्थाएं, एक फूल की व्यवस्था, एक हाथ की व्यवस्था, वो भी उसी समय जो हमारे बाप दादों से लड़ने वाले लोग थे, उन्हीं वंशजों के द्वारा बनाई हुई पार्टियां हैं मेरे साथियों। समझने की जरूरत है। इस शेड्यूल एरिया से, इस भारत देश से वही जो किराएदार है उनको वापस यहाँ से राजी खुशी रवाना करना है। तो हमारे बाप दादाओं ने हमको हक अधिकार दिया है, वोट का अधिकार। उस वोट के अधिकार के जरिए हमारे एरिया से वो दो व्यवस्थाओं का सुपड़ा साफ करने की जरूरत है। पूर्व वक्ता बोल चुके हैं। उसके बावजूद हमारे बहुत सारे कोई चूतियानंदी लोग हैं, उनके आगे उंगले पड़ते हैं, उनके आगे उंगले पड़ते हैं, उनको गुरुजी मानते हैं। हो सकता है कि उनका फीस ट्रांसफर हो गया, इसलिए वो उंगले पड़ते होंगे, टेंशन नहीं।
हमारा गौतमवासी भी बाकी है, वहां पर भी हमारा कब्जा किसी और ने कर रखा है, उसको भी आजाद करवाने की जरूरत है। फिर से मानगढ़ धाम पर एक जो किराएदार है वो कल परसों आकर के हमको लुभावने लालच वाले लुभावने भाषणों के जरिए हमको लुभाने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रीय स्मारक, अरे भाई तेरी क्या औकात है, तू राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेगा? अगर इस स्मारक को घोषित करना है तो भील आदिवासी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो, तब जानते हैं हम कि हाँ आप वास्तव में हमारा हित। मानगढ़ धाम को भील आदिवासी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो, तब हम मानेंगे कि हाँ आप हमारे हितैषी और हमारे लिए काम कर रहे हो। साथियों, आप सबने यहाँ पर समय दिया।